हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और आज है बच्चों चैप्टर नंबर 7th और चैप्टर नंबर 7th का लेक्चर नंबर 5th। तो बच्चों अब तक के लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट्स को पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आज एक सर्किट पढ़ेंगे जिसमें हम तीनों एलिमेंट्स जैसे प्रेरकत्व यानी कुंडली, संधारित्र यानी धारिता, प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध, इन तीनों एलिमेंट्स को हम एक साथ सीरीज में जोड़ देंगे। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आज LCR सीरीज सर्किट। तो आज का टॉपिक LCR सीरीज सर्किट। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि एक कुंडली लेंगे जिसका प्रेरकत्व L है, एक संधारित्र लेंगे जिसकी धारिता C है, एक प्रतिरोधक लेंगे जिसका प्रतिरोध R है। इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज V = V0 sin ω t से एक्सप्रेस की जा रही है। तो बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर की बात की थी, तो उसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। उससे पहले हम एक बात बता दें बच्चों, जब ये धारा स्रोत इससे कनेक्ट किया जाएगा तो चूंकि तीनों अवयव श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए सभी एलिमेंट्स से समान धारा गुजरेगी। मान लो सभी से I धारा गुजर रही है जिसके कारण प्रेरकत्व यानी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न जो वोल्टेज है वो है VL और संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज है VC और R के सिरों पर वोल्टेज है बच्चों VR। एक्सक्यूज मी, इसके सिरों का वोल्टेज R के अक्रॉस जो वोल्टेज है थोड़ा सा VL और इसके अक्रॉस VC और इसके अक्रॉस VR है बच्चों। ठीक है, तो अब इनकी फेस रिलेशनशिप देख लेते हैं। सपोज अब यहाँ बच्चों तीन कंडीशन फॉलो होती हैं कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है या दोनों बराबर हैं, जैसे हमने LC सर्किट में बताया था। तो बच्चों धारा सब में समान है तो पहली कंडीशन अगर हमारा, अब यहाँ पर केस फर्स्ट लेके चलते हैं, तीन कंडीशन फॉलो होती हैं बच्चों। VL और VC पर डिपेंड करेगा। VR तो धारा के ही अलोंग रहता है। जैसे हमने ये बनाई धारा, तो आपको पता है बच्चों प्रेरकत्व के सिरों पर जो विभवांतर है VL वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है धारा से, तो VL ऊपर की ओर आएगा और VC आएगा बच्चों नीचे की ओर और VR आएगा धारा की ही ओर। तो ये तो धारा के ही अलोंग है, लेकिन VL और VC अपोजिट होंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा, जो कलांतर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है। तो हम केस फर्स्ट में लेके चलते हैं बच्चों। अगर इस सर्किट का XL XC से बड़ा हो यानी धारितीय प्रतिघात बड़ा है, प्रेरण प्रतिघात बड़ा है धारितीय प्रतिघात से, इस अवस्था में बच्चों VL बड़ा होगा VC से, ध्यान रखना। तो अब हम जो VL बनाएंगे यहाँ वो VC से बड़ा बनाएंगे। VC छोटा है, ये VC और ये बना दिया हमने VL। ये 90 डिग्री अग्रगामी और ये 90 डिग्री पश्चगामी हो गया। इतना आप सीख चुके हैं अब तक के लेक्चर्स में। तो देखें अब हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालें, VL, VC और VR का। उन तीनों का रिजल्टेंट ही किसके बराबर होगा? V के, क्योंकि इस V से ही ये तीनों उत्पन्न हुए हैं विभवांतर, तो इन तीनों का परिणामी V हो जाएगा बच्चों। तो इन तीनों का परिणामी कैसे निकालें? पहले ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। तो विपरीत दिशाओं में जो वेक्टर होते हैं घट जाते हैं। बच्चों एक बात हम बता रहे हैं, फेज रिलेशनशिप की बात होती है, ये फेजर डायग्राम है। आप ये कहेंगे, कई बार ये बात आ चुकी है बच्चों, वोल्टेज जो है वो सदिश राशि नहीं है, फिर हम वेक्टर से क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ बच्चों उनकी कलाओं को दिखाया जा रहा है, उनकी फेस धारा से डिफरेंट है, इसलिए तो ये अपोजिट फेस में है, इसलिए इस VC को इसमें से घटा देंगे तो इतना वेक्टर मैंने कम कर दिया बच्चों। तो ये जो रह गया ये
रह गया VL माइनस VC। ये फेजर डायग्राम है बच्चों, एक तरीके से वेक्टर नहीं है, कलाओं को निरूपित हो रहा है। इसकी कला इससे 90 डिग्री आगे है, इसकी कला 90 डिग्री पीछे है, अपोजिट कला में है, तो डिफरेंस के बराबर होगा। तो VL माइनस VC हो गया। तो इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब बचा ये तीसरा, अब इसका और इसका निकालेंगे। तो इसके लिए बच्चों रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और ये वेक्टर किसको बताएगा? रिजल्टेंट वोल्टेज, यानी जो सोर्स वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगा V। तो यहाँ बच्चों जब VL बड़ा था VC से या XL बड़ा था VC से, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि इस केस में वोल्टेज हमारा धारा से 5 डिग्री अग्रगामी है। इस अवस्था में, किस अवस्था में? जब XL ग्रेटर देन XC। तो वोल्टेज V करंट यानी धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। तो अग्रगामी हो गया बच्चों। अब V की वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे इस सर्किट की। तो इस फिगर से आप देखिए V स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, या V इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, VR स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों VL के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? V इक्वल्स टू, जैसे IR होता है तो VL इक्वल्स टू I, और L के केस में R का काम कौन करता है? प्रेरण प्रतिघात। VL की जगह IXL रखेंगे, VC की जगह IXC रखेंगे, VR की जगह सिंपली IR रखेंगे। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं बच्चा लोगों, तो क्या मिलेगा? V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ IXL माइनस IXC होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखें I यहाँ से कॉमन ले लें, I यहाँ से कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर आएगा I स्क्वायर हो जाएगा। फिर सब में से I स्क्वायर कॉमन लिया, सबसे बाहर लिया, फिर स्क्वायर रूट की वजह से उसका जो कॉमन बाहर आएगा वो I रह जाएगा, और उस I को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो V अपॉन I इक्वल्स टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही बच्चों प्रतिबाधा हो गई। V अपॉन I धारा के मार्ग में जो रुकावट है वो इस सर्किट की प्रतिबाधा Z हो गई। Z बराबर आ गया अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गई इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। Z क्या है बच्चों? यहाँ प्रतिबाधा, LCR सर्किट की प्रतिबाधा, जिसको क्या नाम दिया है? इम्पीडेंस, और इसका मात्रक ओम होता है। ये पीछे पढ़ चुके हैं अब तक। इसका मात्रक हो गया ओम। अब हमें ये पता है कि XL की वैल्यू होती है L ओमेगा, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। ये वैल्यूज़ अगर यहाँ रख दी जाएं तो ये इम्पीडेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये बच्चों फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इम्पीडेंस आ गया। तो ये LCR सर्किट की प्रतिबाधा रही। तो बच्चों जब XL बड़ा था XC से, तो VL बड़ा था VC से, VL वेक्टर बड़ा था जो कि 90 डिग्री अग्रगामी था। परिणामी हमारा जो वोल्टेज आया वो धारा से अग्रगामी आया। अब एक बात यही समझ लें, जब XL छोटा होगा XC से तो VL छोटा होगा VC से, यानी VC बड़ा होगा तो नीचे वाला वेक्टर बड़ा होगा, तो परिणामी नीचे आएगा। तो वोल्टेज धारा से 5 डिग्री
पश्चगामी हो जाएगा। और यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, वी सी माइनस वी एल, यहाँ आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, ये पलट जाएंगे बच्चों। तो भले ही ये पलट जाएं लेकिन जेड की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन कलांतर जो 5 डिग्री अग्रगामी था वो पश्चगामी हो जाएगा। इस बात को थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे केस सेकंड पर चलेंगे। अभी वैसे मैंने समझा दिया कि केस सेकंड में जब एक्स सी बड़ा होगा एक्स एल से या एक्स एल छोटा होगा एक्स सी से, तो जेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। चाहे हम एक्स एल माइनस एक्स सी कर लें, चाहे एक्स सी माइनस एक्स एल कर लें, होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है। तो इम्पीडेंस उतनी ही रहनी है बच्चों, चाहे कोई बड़ा हो, लेकिन अंतर कहाँ आता है, कला में। जब एक्स एल बड़ा होगा तो वोल्टेज धारा से 5 डिग्री अग्रगामी होगा, और जब एक्स सी बड़ा होगा तो नीचे वाला ये फेज, ये वी सी बड़ा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारा नीचे आएगा बच्चों। तो अंतर कहाँ, कला में है। तो आगे चलेंगे, सेम ऐसे ही होगा केस सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब चलते हैं केस सेकंड पर। ओहो बच्चों, हमने यहाँ सर्किट बिगाड़ दिया, सॉरी बच्चों, दोबारा बना लेते हैं। एक सेकंड, ये लीड थोड़ा डिस्टरबेंस कर रही है, एक सेकंड बच्चों। लीड देखिए, हमने ये बनाया था अभी, ये प्रेरकत्व L, ये संधारित्र जिसकी धारिता C, ये प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी। L के अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों VL, C के अक्रॉस VC, R के अक्रॉस VR, ये हमने बनाया था अभी। तो बच्चों केस सेकंड में हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने XL XC से बड़ा किया था, अब हम कह रहे हैं XC बड़ा है XL, या ऐसे कह दें XL छोटा है XC, एक ही बात है। इस स्थिति में BC बड़ा होगा बच्चों VL से, यही होगा, क्योंकि सॉरी बच्चों एक सेकंड, थोड़ा डिस्टरबेंस, एक गाड़ी जा रही है यहाँ से, शोर करेगी। तो देखो बच्चों, अगर हम I से मल्टीप्लाई कर दें दोनों ओर, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो IXC ये कैसे आ जाता है ये समझा दूँ मैं बच्चों, कि दोनों में करंट सेम होगी, C में और L में सीरीज़ में है, तो बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें I से, तो ये हुआ, और ये हमारा VC हो, सॉरी XC, हमने दोनों ओर I से मल्टीप्लाई किया है ना बच्चों, तो IXC ग्रेटर देन IXL एंड दिस वन VC, यही VC होता है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो अब फेज डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो अब कैसे बनाओगे, ये इस एक्सिस पर मैंने I लिया, तो VR बच्चों धारा के अलोंग ही होता है। अब VC बड़ा है, BL छोटा है, तो मैंने BL छोटा सा बना दिया, VC बड़ा बना दिया, VC एंड दिस वन इज VL। तो अब देखें, VL 90 डिग्री अग्रगामी, VC 90 डिग्री पश्चगामी, ये पता था। अब ये दोनों अपोजिट फेस में होने के कारण 180 डिग्री से कला में हैं, तो विपरीत दिशाओं में हैं, तो एक तरीके से इनका रिजल्टेंट VL इसमें से घट जाएगा इतना, तो ये क्या रह गया, रिजल्टेंट VC माइनस VL रह गया। वहाँ VL माइनस VC था, यहाँ VC माइनस VL रह गया, बस यही डिफरेंस है। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ चुका है, अब इसका और इसका करना है, तो ये हमने बनाया। केवल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब XL छोटा होता है तो हमारा जो वोल्टेज है वो धारा से बच्चों 5 डिग्री कैसा हो जाता है, ओ हो बच्चों, पीछे हमने फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना भूल गए। चलो मैं यहीं बता दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ निकाल देंगे, वहाँ की अपने आप निकल आएगी। तो पिछले केस फर्स्ट की फाई नहीं निकाली थी, वो यहाँ निकाल देंगे, सेम वैसी ही होगी। तो देखें यहाँ पर उसी तरीके से सिचुएशन को अगर देखें तो यहाँ v² कितना आएगा, या v बराबर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ ये बात, इस स्थिति में क्या हुआ बच्चों कि वोल्टेज v, केवल यही डिफरेंस पड़ा इस कंडीशन को पलटने से। केस सेकंड में केवल एक ही डिफरेंस पड़ा कि वोल्टेज पश्चगामी हो गया, वोल्टेज v धारा I से कला में फाई कोण से
पश्चगामी, और वहाँ क्या था, अग्रगामी। जेड में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो देखें v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई कॉमन लेके v अपॉन आई हो जाएगा बिल्कुल पीछे की तरह। तो v अपॉन आई इक्वल्स टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जेड हो गया। तो जेड कितना आया, जेड बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इम्पीडेंस आ गया सर्किट का। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना चाहें तो एक्स एल की जगह एल ओमेगा और एक्स सी की जगह 1/ओमेगा c रख देंगे। तो जेड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/ओमेगा c माइनस एल ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा बच्चों। वहाँ केवल इतना हो गया कि पहले केस में जब एक्स सी छोटा था या एक्स एल बड़ा था, यहाँ एक्स सी बड़ा है। पिछले केस में जब एक्स एल बड़ा था तो यहाँ एक्स एल माइनस एक्स सी हो गया था, एल ओमेगा माइनस 1/ओमेगा सी हो गया था। तो इनके पलटने से जेड की वैल्यू पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि स्क्वायर होना है, कोई बड़ा हो। स्क्वायर होने से जेड के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे एक्स एल बड़ा हो चाहे एक्स सी बड़ा हो। अंतर केवल कला में पड़ा। जब एक्स एल बड़ा था तो वोल्टेज धारा से 5 डिग्री अग्रगामी हुआ था, और जब एक्स सी बड़ा है तो वोल्टेज धारा से पश्चगामी हो गया था 5 डिग्री। तो अब वो बच्चों जो पिछले केस में हम फाई निकालना भूल गए थे, पहले इस केस में फाई निकाल दें। फाई की वैल्यू वही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अग्रगामी पश्चगामी हो जाता है। तो tan फाई इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो लंब बच्चों ये हुआ कितना, ये ये वी आर तो ऊपर है बच्चों, ये है वी आर। तो आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है ये। तो tan फाई निकालते हैं तो दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन वी सी माइनस वी एल, वी सी माइनस वी एल अपॉन लंब बटे आधार, आधार हो गया वी आर। तो कितना आ गया, वी सी के स्थान पर आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल अपॉन आई आर। आई से आई कट जाएंगे तो tan फाई कितना आ गया, एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, तो देखें पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तब एक बात बताऊंगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसे हटा देता हूं बच्चों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं कर देता हूं। जेड भी समझ ली, अब केवल फाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों फाई इतना आ गया, या हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि चलो पहले मैं यहाँ समझा दूँ कि ये के सेकंड का ही चल रहा है कि फाई बराबर आ गया tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, अगर इनकी वैल्यू रखूँ तो एक्स सी होता है 1/ओमेगा c माइनस एल ओमेगा अपॉन आर। ये आपके फाई आ गए। कब बच्चों, जब वैन एक्स सी बड़ा था एक्सएल से, या ये कह लें कि एक्सएल छोटा था एक्स सी से, तो ये फाई आया। ठीक है, अब मैं केस फर्स्ट पर लौट जाता हूं बच्चों। वहां भी ऐसे ही निकालेंगे। फ़र्क इतना था कि ये वेक्टर ऊपर था, वहां वी एल माइनस वी सी था, तो यहाँ एक्स एल माइनस एक्स सी। इसी तरीके से केस फर्स्ट में निकाल लेना बच्चों। केस फर्स्ट पर लौट के आ जाते हैं, वहाँ बताने को रह गया था। तो इन द सिमिलर फैशन
केस फर्स्ट क्या था, जब एक्सएल बड़ा था एक्स सी से, तो हमारा फाई कितना आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, कितना ही तो आ जाएगा, या फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एल ओमेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, दिस वन। ये केस फर्स्ट में आप इसी तरीके से निकाल के बढ़ा लेना बच्चों। केवल डिफरेंस ये हो जाता है, जो बड़ा है वो पहले आ जाएगा। जब एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्स सी करेंगे, जब एक्स सी बड़ा होगा तो एक्स सी माइनस एक्सएल करेंगे, दोनों में सेम है, अपॉन आर, केवल लेफ्ट राइट हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट हो जाता है, लास्ट टर्म फर्स्ट हो जाता है पलटने से। तो बच्चों केस फर्स्ट में हमने देखा कि वोल्टेज इतने एंगल से अग्रगामी था और केस सेकंड में इतने एंगल से वोल्टेज धारा से पश्चगामी था। दोनों केस में जेड के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलेंगे बच्चों। केस थर्ड में क्या होगा, जब एक्स सी और एक्सएल बड़े हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों, केस थर्ड, व्हेन एक्सएल बराबर एक्स सी। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो देखा, अब तक हमने दो केस पढ़े, उनमें हमने देखा कि जब एक्सएल बड़ा था एक्स सी से, ठीक है, तो जेड आया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब एक्स सी बड़ा था एक्सएल से, उस केस में जेड आया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चाहे किसी केस से देख लो बच्चों, यहाँ डिफरेंस होना है तो हम ये भी कह सकते हैं जनरली, दोनों ही स्थिति में जनरली हम व्यापक रूप में जेड को ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल डिफरेंस एक्स सी, कोई बड़ा हो हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है ना, तो जनरली ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए उसी पॉइंट पर लौट के चलते हैं कि एक्सएल बराबर एक्स सी। तो जब बच्चों एक्सएल बराबर एक्स सी होगा, तो चाहे यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, उस केस में जेड बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ भी जीरो हो गए, यहाँ भी जीरो हो गए, केवल क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, यानी जेड बराबर आर। और ये मिनिमम वैल्यू हो गई बच्चों, जेड सबसे कम हो गया। कैसा हो गया, कम, क्योंकि इस पद की सबसे कम वैल्यू तभी मिलेगी जब ये पद जीरो हो जाए, क्योंकि इसे आर को तो जीरो कर नहीं सकते बच्चों, आर तो सर्किट में लगा हुआ ही है। यहाँ माइनस होने से हम इस पद को जितना छोटा कर लें, और सबसे छोटा ये कब होगा, जीरो, और जीरो कब होगा, जब ये दोनों बराबर हों, तो ये जीरो हो गया बच्चों और आर रह गया, तो सबसे कम प्रतिबाधा रह गई सर्किट में, और वो उस सर्किट में लगे रेसिस्टर के प्रतिरोध के बराबर रह गई। तो जब जेड न्यूनतम है तो बच्चों वी बराबर आई जेड होगा इस सर्किट में, जैसे वी बराबर आई आर, तो एलसीआर सर्किट के लिए आर का काम यहाँ जेड करता है। तो जब जेड, तो यहाँ से आई बराबर वी अपॉन जेड, तो जेड जब मिनिमम हो गया, न्यूनतम हो गया, तो इस स्थिति में आई हमारी कैसी हो जाएगी, आई मैक्सिमम हो जाएगी, आई विल बी मैक्सिमम, अधिकतम धारा बहेगी इस समय सर्किट में। तो अगर हम ओमेगा को चेंज करके एक्सएल और एक्ससी के मान बदलें, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी बच्चों किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर, एक्सएल बराबर एल ओमेगा और एक्ससी बराबर 1/ओमेगा-सी। तो अगर हम सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बदलेगी। तो ओमेगा जब इतना हो जाएगा कि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, उस समय हमारी सर्किट की जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होगी और वो आर के बराबर होगी, और उस समय धारा महत्तम होगी, और इसको कहेंगे हम अनुनाद की अवस्था, वैद्युत अनुनाद कहलाता है। ये अवस्था क्या होती है, वैद्युत अनुनाद की अवस्था। यानी रेजोनेंस।
और इस समय जो ओमेगा होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इस कंडीशन में बच्चों, और हाँ इस कंडीशन में जो आई मैक्सिमम है वो आई मैक्सिमम होगी कितनी, आई मैक्सिमम बराबर वी बटे जेड, और जेड बराबर आर आया है जो मिनिमम है, तो वी बटे आर मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। यानी एल और सी का रोल ख़त्म, केवल आर का रोल रह गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की बच्चों उस समय जब अनुनाद हो चुका है। यानी ओमेगा की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और ओमेगा बढ़ाओगे उससे तो घटने लगेगी, और ओमेगा कम करोगे तो भी कम होने लगेगी उस अनुनादी फ्रीक्वेंसी से। तो उस अनुनादी फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहते हैं, तो ये अनुनाद बच्चों कब हुआ है, जब XL बराबर XC हुआ है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में। XL की वैल्यू L ओमेगा बराबर 1/ओमेगा C, तो ओमेगा यहाँ ले आए, ओमेगा स्क्वायर हो गया, L यहाँ पहुँच गया, 1/LC हो गया, तो ये ओमेगा बराबर 1/√LC। यही अनुनादी आवृत्ति है बच्चों। ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम R लगा के लिख देंगे कि इस स्थिति में जो करंट होगी मैक्सिमम होगी जब ओमेगा R इसके बराबर हो जाएगा। इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये अनुनादीय कोणीय आवृत्ति है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर 2πf होता है बच्चों, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ 2πfr हो जाएगा बराबर 1/√LC। तो fr कितना आ गया, 1/2π√LC। इसे अनुनादी आवृत्ति कह दो, केवल कोणीय नहीं लगा रहे, अनुनादी आवृत्ति, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अभी बच्चों इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। यानी पर्टिकुलर इस कोणीय आवृत्ति पर ही धारा मैक्सिमम होगी, इससे कम और ज़्यादा होने पर धारा डिक्रीज होने लगती है। केवल इसी वैल्यू पर मैक्सिमम होती है धारा, और उसी को हम क्या कह देते हैं, अनुनाद की अवस्था, और उस आवृत्ति को क्या कह देते हैं, अनुनादी आवृत्ति। चाहे अनुनादी कोणीय आवृत्ति के पदों में पढ़ो, चाहे अनुनादी आवृत्ति के पदों में पढ़ो। तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी हमने ये अनुनादी आवृत्तियाँ निकाली थीं। ये किस कंडीशन में थी, जब XL बराबर XC था और इस स्थिति में धारा अधिकतम थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों, इस बात को ग्राफ से समझाता हूँ कि जैसे इस एक्सिस पर अगर मैं लेता हूँ I और इस एक्सिस पर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो बच्चों एक पर्टिकुलर ओमेगा पर, यानी जो कि कहलाती है ओमेगा R, इस फ्रीक्वेंसी पर, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ है, धारा अधिकतम होती है बच्चों। और इससे आगे बढ़ेंगे तो धारा कम होने लगेगी, ग्राफ इस तरीके से। और इसके लेफ़्ट साइड में भी कोणीय आवृत्ति को घटाने लगें तो इस तरीके से। तो ओमेगा आर पर, यानी डिफरेंट ओमेगा पर हम बता रहे हैं कि ओमेगा आर पर आते ही देखिए पहले करंट सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है, ये है आई मैक्सिमम। दिस वैल्यू क्या है, आई मैक्सिमम। और ये वैल्यू थी कितनी बच्चों आई मैक्सिमम की, अभी मैंने बताया था आई मैक्सिमम बराबर, देखो आई बराबर V/Z, और Z कितना आया था R, अनुनाद की अवस्था में Z हो गया था R न्यूनतम, Z मिनिमम R आया था। तो यहाँ रखेंगे तो आई मैक्सिमम V/R आया था, आई मैक्सिमम इतनी होगी। तो इस कोणीय आवृत्ति पर अधिकतम है, यही अनुनाद की अवस्था है। इस आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति कर देंगे परपथ में तो करंट कम होने लगेगी, इस आवृत्ति से कम आवृत्ति करेंगे तो भी कम होने लगेगी। ये बात ग्राफ से क्लियर हो गई। अब इस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में बच्चों कलांतर कितना होगा ये देखते हैं। तो ये अनुनाद की अवस्था कब आई है, जब XL बराबर XC हुआ है। उस समय बच्चों VL बराबर VC होगा। तो यहाँ अगर ग्राफ से देखें तो जितना VL है उतना ही VC लेंगे, तो इनका रिजल्टेंट हो गया 0, केवल VR रह गया। तो जो रिजल्टेंट V है वो यही R के बराबर हो गया, वो VR के बराबर हो गया। VL और VC तो हो गए कैंसिल, इन तीनों का रिजल्टेंट, VL का, VC का और VR का रिजल्टेंट ही तो V था। तो ये दोनों तो समाप्त हो गए, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो गए, केवल VR रह गया, यानी V बराबर रह गया केवल VR के।
तो और वी आर किधर है, धारा की दिशा में। तो इस स्थिति में अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज V धारा की कला में होता है, यानी कोई कलांतर नहीं होता, यानी कलांतर शून्य होता है बच्चों। इस बात को आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं बच्चों। tan phi बराबर हमने कितना निकाला था, XL माइनस XC या XC माइनस XL अपॉन R। तो जब XL और XC बराबर हैं तो ये 0 हो गया, तो tan phi 0 हो गया, तो भी phi बराबर 0 आया, चाहे ऐसे समझ लीजिए। यानी अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच कोई कलांतर नहीं होगा, कलांतर शून्य होगा, यानी धारा की ही दिशा में वोल्टेज होगा, यानी समान कला में होंगे। वोल्टेज भी धारा के साथ समान कला में होता है, एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे, तो कलांतर शून्य होगा। तो बच्चों आज हमने LCR सीरीज सर्किट देखा, उसमें अनुनाद की अवस्था देखी, अनुनादी आवृत्ति देखी, और डिफरेंट कंडीशंस में कलांतर भी देखा, और डिफरेंट कंडीशंस में सर्किट की प्रतिबाधा भी देखी। तो उम्मीद है बच्चों ये LCR सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा सकूं, लेकिन आप मन लगा के थोड़ा तसल्ली से समय देकर इस लेक्चर को सुनेंगे, मन लगा के, तो निश्चित ही समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। कल बच्चों हम बात करेंगे जो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स हैं उसमें कितनी पावर डिसिपेटेड होती है, यानी शक्ति की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, चाहे वो कोई सा सर्किट हो, चाहे LC सर्किट हो, चाहे RC सर्किट हो, चाहे LR सर्किट हो, चाहे LCR सर्किट हो। हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे पावर के लिए। जैसे DC सर्किट में पावर बच्चों कितनी होती है, VI होती है, तो AC सर्किट में कितनी होगी, क्या VI ही होगी? तो ये आज का क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क है बच्चों कि DC में पावर होती है VI, तो क्या AC सर्किट में भी इतनी ही पावर, यही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? तो इसका जवाब मिलेगा बच्चों आपको कल के लेक्चर में। ओके, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।